राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद सियासी गलियारों को से लेकर के और आम जन के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है और एक सवाल ने किसी को अगर राहत दी है तो किसी के दिल और दिमाग में इस सवाल ने बेचैनी पैदा कर दी है। दरअसल हरियाणा की लोकसभा चुनाव में मतदान में कमी देखी गई है, जिसके बाद हर किसी के मन में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में कम मतदान के आखिर मायने क्या हैं। चुनाव में कम मतदान को किससे नफा होगा और किसे इसका नुकसान होगा। सियासतदान कम वोटिंग का कारण गर्मी को मान रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जब भी कम वोटिंग हुई है तो सियासत में फेरबदल के संकेत के तौर पर भी इसको देखा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार कम वोटिंग से फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है। हालांकि चुनाव में नफा नुकसान की तस्वीर तो 4 जून को ही स्पष्ट होगी, लेकिन आज ये जो कम मतदान हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए और क्या इस बार जो मुद्दे चुनावों में उठाए गए क्या जनता उस पर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई है। इनके कारणों को समझने की आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आखिर कम मतदान के जो मायने हैं वो क्या हैं। और अब सीट दर सीट आपको दिखाते हैं वोटिंग परसेंटेज कितना रहा। सिरसा में 69.1% यह सर्वाधिक था, अंबाला में 67%, कुरुक्षेत्र में 66.3% है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 69.1% सिरसा में ही ये सर्वाधिक मतदान है। फिर भिवानी महेंद्रगढ़ आ जाइए, यहाँ पर 65.3% मतदान दर्ज किया गया। हिसार में 64.7% मतदान दर्ज किया गया। रोहतक में 64.6% मतदान दर्ज किया गया है, ये वोटिंग परसेंटेज है। और इसी तरह से करनाल में 63.2%, सोनीपत में 62.3%, गुरुग्राम में 60.7% और फरीदाबाद में 60% मतदान हुआ है। तो ये 10 सीटें हैं लोकसभा की, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो मतदान का परसेंटेज है वो किस प्रकार से रहा है। सर्वाधिक जो वोट परसेंटेज है वो 69% है सिरसा में, और सबसे कम अगर आप देखेंगे कहीं हुआ है तो वो फरीदाबाद में 60% है। यानी कि 60 सबसे कम और 69 सबसे ज्यादा। तो ये मतदान का प्रतिशत रहा है, लेकिन अब इसके मायने क्या हैं आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार क्या असर डालता है। तो आइए अब आपको पिछले 5 वर्षों के भी वोटिंग परसेंटेज को एक बार दिखाते हैं, क्योंकि इसके जरिए भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये वोटिंग परसेंटेज प्रभावित करता रहा है नतीजों को। साल 2024 में 64.1% मतदान हुआ। साल 2019 में ये 70.34% था। 2014 में ये 71.45% था। 2009 में 67.49% था और 2004 में ये 66.72% मतदान हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये जो मतदान है ये पिछले 5 अगर आप टेन्योर को देखें, यानी कि 2004 से लेकर के 24 तक, तो 66, फिर 67, फिर 71, फिर 70 और फिर इस बार ये 64% है। यानी कि अच्छा खासा अगर आप देखेंगे तो उसमें जो गैप है वो दिख रहा है, लगभग 6% के आसपास आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले घटा है। अब 2019 में जो नतीजे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, तो ऐसे में जो तमाम दावे हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, कोई क्लीन स्वीप की बात कह रहा है, कोई 10 के 10 दोबारा से जीतने की बात कह रहा है, तो कोई कड़ी चुनौती दे रहा है ये बात कह रहा है। तो सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वायदे हैं, लेकिन इन वायदों के बीच में ये जो मतदान और वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में ये दर्शाएगा कि इस बार जनता ने आखिर क्या कुछ निर्धारित किया है। और अब सर्वाधिक जो मतदान प्रतिशत वाले जिले रहे, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये भी आप देखिए जो लोकसभा क्षेत्र हैं विधानसभा क्षेत्र वाइज, अगर यमुनानगर में आप देखेंगे तो 70.6% मतदान हुआ है। फतेहाबाद में ये 69.0% है। सिरसा में 67.9%। ये ज़्यादा मतदान वाले जिले हैं। तो ये 3 जिले जो हमने आपको बताया। फिर सिरसा में 67.9%, पलवल में 66.8%, यमुनानगर, फतेहाबाद और सिरसा 70, 69 और 67 ये मतदान का प्रतिशत है। और इसी तरह से सिरसा में अगर आप देखेंगे तो 67, पलवल में 66 और महेंद्रगढ़ में 66.1%। फरीदाबाद में 55.5%, गुरुग्राम में 56.3% और 59.5%। ये कम मतदान वाले जिले हैं।
तो सोनीपत में 59.5%, करनाल में 61.3% और पंचकुला में 62.8%, फरीदाबाद में 55.5%, गुरुग्राम में 56.3% और सोनीपत में 59.5% मतदान हुआ है। ये कम मतदान प्रतिशत वाले जिले हैं, यानी कि 3 जिले आपने देखे थे जहां पर सर्वाधिक मतदान हुआ है और बाकी ज़्यादातर जगहों पर ये 55-56 या सर्वाधिक भी अगर आप देखेंगे कम मतदान में भी तो ये 59% तक आपको दिखेगा। तो ये कम मतदान वाले भी प्रतिशत वाले जिले हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि इस बार उदासीनता साफ तौर पर आपको दिख रही है। लेकिन इसके मायने क्या हैं, कहाँ कितनी वोटिंग हुई है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। परसेंटेज वाइज देखिए 69% वोटिंग सिरसा में हुई, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रोहतक, उनका भी परसेंटेज आप देख लीजिए 65, 67 और 68। करनाल में 63, 62, 60 और 60%। फरीदाबाद यानी कि करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद का ये आंकड़ा है। सिरसा, अंबाला और कुरुक्षेत्र ये सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज वाले आपको हमने जिले बताए हैं। तो हरियाणा में कुल मिलाकर क्या वोट हो चुका है, मतदान हो चुका है, ईवीएम्स में जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कैद हो चुकी है और अब ये सब जो तस्वीर है वो 4 तारीख को साफ हो जाएगी, क्योंकि ये पोलिंग जो हुई है उसके आधार पर जनता ने यह तय कर दिया है कि उस बार उसके जहन में क्या था। लेकिन अपने अपने तरह से लोग इसके तमाम सियासी मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि अब राजनीतिक चर्चाएं आप देख रहे हैं प्रदेश में काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि अब सियासी पारा थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ठंडा हुआ है, क्योंकि चुनाव प्रचार के बाद मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबको इंतज़ार नतीजों का है। ये बात सही है कि जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर विश्लेषण आप देखते हैं कि मतदान के बाद अमूमन होता रहा है, तो वो इस बार भी हो रहा है। लोग अपनी अपनी तरह से इसका जो व्याख्यान है वो कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी तरह से इसको बता रहे हैं कि इसके मायने क्या हैं, ये वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है। आज हम भी इसको थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ रहेगा वरिष्ठ पत्रकारों का, राजनीतिक विश्लेषकों का, जो कि इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहा है और फिर ये थोड़ा समझते हैं कि इस बार हरियाणा की जो नब्ज़ है वो क्या कह रही है। इस बार क्या बदलने वाला है हरियाणा के अंदर, या जो दावे पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं उन दावों के ही इर्द गिर्द जनता ने भी अपना जो मतदान है वो किया है। ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक रहे जो कि ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गर्मी का फैक्टर अगर आप ये कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा लोग कम निकले हैं तो ये कारण हो सकता है, लेकिन अमूमन आप देखते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो इन्हीं महीनों में होते हैं, तो गर्मी हमेशा से एक फैक्टर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, जो कि आंकड़ा मैंने भी आपको उसके पहले दिखाया, अगर आप 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो तकरीबन 70% के आसपास मतदान हुआ था और उस वक्त 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार उसमें जो कमी है लगभग 6% की आपको दिख रही है। तो ये कमी क्या सिर्फ गर्मी की वजह से है, मुद्दों का ना होने की वजह से है, या सही तरीके से जो मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज़ डिलीवर करती हैं जनता तक वो नहीं हो पाया है, या जनता की उदासीनता है, वोटर्स क्यों कम निकला है घर से बाहर? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर एक अच्छा मतदान होना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों का पोलिंग करना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और एक शुभ संकेत होता है। लेकिन अगर उसमें कमी है तो उस पर चर्चा ज़रूरी है और आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो मतदान का प्रतिशत है वो क्या कहता है और इसका नफ़ा नुकसान क्या होगा, कौन सी पार्टी को इसका फ़ायदा होने वाला है, कौन सी पार्टी को इसका नुकसान होगा, कौन इस नफ़े नुकसान में इस बार जो जनता कम निकली है उसका खामियाजा भुगतेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 10 सीटें ही हैं हरियाणा में लोकसभा की और एक विधानसभा की उपचुनाव की सीट है जहां से खुद नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में हैं। तो महत्वपूर्ण है हरियाणा, और हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि एक तरफ वो पार्टी जो कि 10 सीटें 2019 में जीती थी उसको दोबारा से उस पर प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ वो पार्टियां जो कि लगातार ये कह रही हैं कि मौजूदा समय में जो जनता है वो मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं और इसलिए वो परिवर्तन का मन बना रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं तमाम आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहीं अपने अपने मुद्दों को लेकर के ये पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच में गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वोटिंग का ये परसेंटेज इस तरीके का रहा हो तो इसके मायनों को आज थोड़ा समझते हैं। अब सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की इस अहम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल आर्य जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। केसी मलकानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। निशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा शर्मा जी आपका भी स्वागत है। और अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार
पत्रकार हैं अजय मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है। अनिल आर्य जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं इस चर्चा की। बहुत सारे चुनाव आपने हरियाणा में देखे, लोकसभा का चुनाव 2019 में भी हम लोगों ने देखा, उसके पहले के भी तमाम चुनावों को आपने भी बड़ी नजदीकी और बारीकी से देखा। वोटिंग परसेंटेज जो हम लोग देख रहे हैं कि इस बार पोलिंग का जो परसेंटेज है गिरा है, ये किस ओर इशारा करता है? इसके मायने क्या समझे जाएं? ये क्या कह रहा है? ये किसको नफा नुकसान पहुंचाने वाला है? थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक दर्शकों को समझाएं। देखिए, एक तो मौसम का भी असर है, लेकिन दूसरा यह है कि लोगों ने रुचि काफी देर से ली है। मेरा मानना यह है कि चुनाव जो डिजाइन किया गया था, दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में मुख्य चुनाव था। लोकसभा का चुनाव भी वैसे दो के ही बीच में रहता है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कई बार जब अलायंस में बीजेपी होती थी तब तीसरी पार्टी लोकदल ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी, अब उसका वजूद बहुत ज्यादा नहीं रहा है। तो आमने सामने का मुकाबला था और बीजेपी जो है बहुत ज्यादा मुद्दा आधारित पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी। वो राम मंदिर के ऊपर, धारा 370 हटाने के ऊपर जो बात थी, या जो है हिंदू मुसलमान जैसी धार्मिक बातों के ऊपर इलेक्शन डिजाइन कर रही थी। कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी के विरोध की बात कर रही थी या नौकरियों की बात कर रही थी, यानी मुद्दा आधारित पॉलिटिक्स कर रही थी। बहुत लेट डिजाइन हुआ और हरियाणा का जो इलेक्शन था वो काफी लेट हुआ भी है। लेकिन आखिर तक जो लोग हैं वो, मुझे लगता है कि वोटिंग को लेकर, खासकर रूरल इलाकों के लोग तो ठीक ठाक वोटिंग करके आए हैं। अगर आप इसको दो भागों में बांट दो सर, शहरी और ग्रामीण, तो गांव में ठीक ठाक वोटिंग हुआ है। 65% के आसपास, 63, 65, 64, 68 तक वोट परसेंटेज हुआ है। सिटीज में काफी कम हुआ है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि जो मुद्दे बीजेपी सेट करके आई थी, शायद उन पे मतदान इस बार कम हुआ है। बिल्कुल। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, केसी मलकानिया जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने की दृष्टि से इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम लोग 2019 के आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं तो वो 70% है और वो 70% दिखता है रिफ्लेक्शन में, जब 10 की 10 सीटें हम लोग देखते हैं कि क्लीन स्वीप कर देती है भारतीय जनता पार्टी। इस बार वो प्रतिशत तकरीबन 6% के आसपास कम नजर आ रहा है। ये वोटिंग का परसेंटेज कम होना, इसका कारण आप क्या समझ पाए हैं और इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है? किस पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है? जनता के जहन में क्या था, क्यों कम निकली? इसको कैसे आप देखते हैं? इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसका फायदा जो है वो बदलाव के लिए होता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, उसके लिए लोग खुलकर सामने आते हैं। परंतु 10 साल से मनोहर लाल सरकार या सैनी जी हैं तो सत्ता में रहे, उसमें एंटी कन्वेंसी भी है और लोगों में कुछ निराशा भी है। किसान आंदोलन का भी फर्क है और इसके साथ साथ जो कांग्रेस है उसके अंदर आपसी फूट है, वो भी इतने अपने मतदाताओं को निकाल कर बाहर नहीं ला सके। और शहरी क्षेत्रों में जो मत प्रतिशत घटा है उसका जो नुकसान है वो निश्चित रूप से भाजपा को होगा। जो अम्बाला सीट है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सडौरा है, नारायणगढ़ है और दूसरे क्षेत्रों में जो है वो अच्छा मतदान हुआ है। इसका जो घाटा है वो कांग्रेस को पड़ेगा, न भाजपा को पड़ेगा। परंतु कांग्रेस जो है उसने भी अपना जोर लगाया है, परंतु कांग्रेस में जो आपसी फूट रही है और धड़ेबाजी रही है उसका नुकसान जो है कांग्रेस को अवश्य रहता है। अब हरियाणा में जो है 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है कि 11वीं सीट करनाल विधानसभा है, तो सैनी साहब दावा करते हैं कि इस बार हरियाणा में 11 कमल खेलेंगे। परंतु लगता है कि 3-4 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति जो काफी अच्छी है, मजबूत है। रोहतक सीट जो पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा ने 75,000 के मार्जिन से हारी थी, वहां लगता है कि कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगाया। भूपेंद्र हुड्डा जी भी अपना जोर लगा रहे हैं और अपने बेटे को जिताना चाहते हैं। यद्यपि वो राज्यसभा के सदस्य है, उन्होंने ये दाव खेला है कि वो इस बार जो है उस सीट को निकाल लेंगे। कांग्रेस 9 सीटों पे चुनाव लड़ा है, 10वीं सीट पे जो है आज से उनका समझौता है, तो नवीन जिंदल से और आज से वहां भी उस सीट पर भी अच्छी टक्कर जो है इन दोनों के बीच है। इस बार जो है कुछ जेजेपी और आईएनडी जो है
वो पार्टियां जो भी है वो इन दो पार्टियों में से किसका वोट काटती है और उसका किसको नुकसान होता है। इस समय कांग्रेस के सामने कोई ऐसा केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं। जब दोनों पार्टियों के पास प्रधानमंत्री के चेहरे हो तो दोनों लोगों में उत्साह होता है कि हमने किसको वोट कर। नहीं, लेकिन मलकानिया जी, कांग्रेस, चूंकि आपने ये कहा और स्पेसिफिकली आपने दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया, रोहतक की सीट का जिक्र किया, तो वो जो एफर्ट हम लोगों को रोहतक की सीट पर दिख रहा था, क्या वो बाकी की 9 सीटों पर दिखा? क्योंकि एक तो अलायंस के पास आपकी थी, लेकिन उन 9 सीटों पर क्या वो चीजें थी? क्योंकि बहुत जगह खुल करके गुटबाजी भी हम लोग देख रहे थे, फिर उस पर वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है। तो क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है या फिर इसका नफा नुकसान, आपने इसका आकलन कैसे किया? देखो बाकी सीटों पर भी कांग्रेस ने जोर लगाया, परंतु जो फूट है कांग्रेस की फूट है, भीतर घात का जो है वो डर है ही है। किरण चौधरी जी स्पेशली राहुल जी से शिकायत करती नजर आई, स्टेज पे नजर आई कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह बाकी सीटों पर भी है, तो उस फूट का जो प्रभाव है वो कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। परंतु कुछ सीटों में जो इन जेजेपी है और इन लो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हुआ करती थी, जिसमें इन लो सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल था, वो अब 2 दलों में फूट के कारण बढ़ चुका है। किसानों के आंदोलन का भी प्रभाव है, इसलिए जो जितना वोट किस पार्टी का काटती है ये इस पर निर्भर करता है। परंतु भाजपा जो है इसमें अच्छी स्थिति में है, परंतु कांग्रेस को भी हम कम नहीं आंक सकते। हम 2-3 सीटों का नहीं, बिल्कुल सही बात मलकानिया जी आप कह रहे हैं, भाजपा को आप कह रहे हैं अच्छी स्थिति में है, लेकिन भाजपा के सामने चुनौती ये है कि जो प्रदर्शन 2019 का था उसको वो कैसे दोहरा पाएगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज था उनके लिए। निशा जी, बहुत लंबे समय से आप पत्रकारिता के जरिए इन सारी चीजों को बड़ी नजदीकी से देख रही हैं, इतने सारे लोकसभा के चुनाव आपने देखे, एक तो 24 का चुनाव निशा जी आप कैसे देख रही हैं? और दूसरा ये है स्पेसिफिकली अगर हरियाणा में हम लोग देखें, एक तरफ तो वोटिंग परसेंटेज कम है, दूसरी तरफ पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, कैसे इसको देख पा रही हैं आप? एक तो पोलिंग कम होना, इसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरा ये है इस बार का चुनाव क्या एनालाइज किया है आपने? देखिए, ये जो इस बार जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है, वो निश्चित तौर पर उसमें जो मतदान है वो 6% कम हुआ है। 60% 65% मतदान हुआ है। इसके पीछे कारण यही बताया जाए, 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो भीषण गर्मी की वजह से भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मेन मुद्दे थे, जो क्या बोलते हैं किसान विरोधी, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मुद्दे थे ये गौण थे, बिल्कुल गौण थे। इसलिए क्या बोलते हैं, क्योंकि लोगों में वो उत्साहित लोग उतने उत्साहित नहीं थे जितने उन्हें होना चाहिए था। उसकी वजह सिर्फ यही रही है क्योंकि जो बीजेपी को 10 सीटें इतने बड़े उत्साह से जो उन्होंने दी थी, उनकी झोली में डाली थी, उसके मुताबिक मुझे लगता है जहां तक कि वो इतने खुश नहीं थे मतदाता, क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ठगबाजी हुई है, या ये कहा जाए कि उनके साथ वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जो वादे किए थे बीजेपी ने वो उस पर वो खरी नहीं उतरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जाता कि बीजेपी पूरी तरह से जमीन में लग गई है, ये ऐसी बात भी नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने, जैसे शहरी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत परसेंट वोट बहुत ज्यादा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, जिसे कहेंगे हम कि बहुत अच्छा परसेंट वोट रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल ही जमीन में लग गई है, लेकिन ये है, फिर भी ये कहेंगे कि मतदान काफी कम हुआ है। और वैसे भी हरियाणा की राजनीति, जहां तक मैंने अपने उससे देखा है, मैंने चुनाव देखे हैं, तो जो हरियाणा के जो मतदाता हैं वो हमेशा अपने, जब उनके वो कोई भी पार्टी तो उनकी उस पर खरे नहीं उतरती तो बदलाव चाहते ही चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है वैसे भी जो कम वोट है, जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक के विशेषज्ञ हैं, वो भी, उनका भी यही कहना होता है, ये वो भी यही कहते हैं कि भी जो जिस उसमें मतदान कम होता है तो वो सत्ता विरोधी लहर होती है एक किस्म से।
बाकी तो ये है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, सभी ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो 10 सीटें ही जीतेंगे। बीजेपी की भी बैठक नहीं हुई नहीं, है, बिल्कुल सही बात है निशा जी, लेकिन यही अभी कह रही मुझे है। ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा वोटर का मिजाज पढ़ पाना थोड़ा सा टफ हो पा रहा है, क्योंकि इसके ठीक पहले जब हम लोग देख रहे हैं, अभी कुछ हाल में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर भी पोलिंग बहुत कम हुई, कई जगहों पर जब तुलना उसकी हुई तो यह हुआ कि पिछले टेन्योर से काफी वो जो वोटिंग परसेंटेज था कम था, लेकिन तीनों जगहों पर हम लोगों ने देखा जो परिणाम थे बड़े आश्चर्यजनक थे। तो फिर इसलिए क्या आपको लग रहा है कि इस समय थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाना, क्योंकि जनता क्या सोच रही है वो अब उतना वोकल होकर के बोलती नहीं है, वो वोट के जरिए तय कर देती है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हुआ या ज्यादा हुआ, इससे ये अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता कि नफा नुकसान दरअसल हो किसको रहा है। निशा जी। जी जी, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि वोट आज का जो मतदाता है वो काफी समझदार भी हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि वो अपने जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके मेन मुद्दे हैं, जो जिनको लेकर उन्होंने मतलब जिनको लेकर वो लड़ाई लड़ता रहा है, जैसे किसान अपने उसको मुद्दे को लेकर आज तक भी वो अड़िग है कि हमारी जो मुद्दे पूरे नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई आप देख लीजिए कि महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ी है। ये सब मुद्दे तो देखिए ठीक है निशा जी, अपनी आप ये जगह कह रहे हैं कि ये रखने ही मुद्दे थे और चाहिए। शायद इस वजह से भी ये जो थोड़ा सा परसेंटेज है वो कम दिख रहा है। बहरहाल अजय मल्होत्रा जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है ओवरऑल कि कैसे ये एक तो वोटिंग परसेंटेज का कम होना और दूसरी बात 19 से 24 आते आते क्या कुछ बदलता हुआ आपने देखा लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में? देखो, वोटिंग कम होने का कारण मुख्यतः लोगों में निराशा तो थी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब चुनाव जीती थी तो अच्छे मतों से जीती थी और गैप जो था विपक्ष का और उनका 15 से लेके 25% तक का था। 15 से 25% बहुत बड़ा गैप। परंतु 5 साल के अंदर जो उम्मीद थी लोगों, खासतौर पे यूथ को उम्मीद थी नौकरियों, वो काफी हद तक पूरी नहीं हो पाई। तो उससे यूथ, पहले तो यूथ निराश हो, जिससे उसमें जोश कम हो गया। और आपने देखा हो मोदी जी की रैलियां भी देखी मैंने, राजनाथ जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, उन रैलियों में यूथ नजारत। तो यूथ का एक तो साइलेंट हो जाना वो अपने आप में काफी हद तक वोट परसेंटेज को कम तक ले। दूसरा, अब किसी का विरोध शुरू होता है तो वो एकदम से ये नहीं है कि आप 25% गैप से जीत रहे हो तो वो 25% खत्म हो जाएगा क्या, वो धीरे धीरे खत्म होता है गैप। वो इतना खत्म हो पाया था कि वो परसेंटेज कम में आ गया है। अगर वो परसेंटेज कम में आया है, अब चुनाव नेक टू नेक आके खड़े हो, ये बात पक्ष भी मानता है विपक्ष भी मानता है। अब दोनों ये 2 या 3% की, 2 से लेके 5% तक की हार जीत पे आगे खड़े हो गए सभी कैंडिडेट। इट मींस कि जो 25% का गैप था वो आपका 5% पे आ गया। अब वो विपक्ष का वोट कहीं ना कहीं बढ़ा है। पहले क्या था कि विपक्ष का वोट थोड़ा था, पक्ष का ज्यादा था, तो गैप दिखाई देता था अच्छा बड़ा। अब गैप कम हो गया, अब दोनों नजदीक आ गए, नेक टू नेक पे। इस कारण से आपने ये देखा हो, आज 2 दिन हो गए हैं पोल हुए, कोई भी कैंडिडेट चाहे पार्टी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोलता हो, ठोक के ये नहीं कह रहा कि मैं चुनाव जीता। कहीं ना कहीं आशंका हरेक को है, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं चाहे वो कांग्रेस के लोग, क्योंकि कांग्रेस ने इंक्रीज किया परंतु कितना किया ये तो समय बताएगा। बीजेपी कम आई, कितनी कम आई ये भी परिणाम बताएगा। अब जो लोग कम वोटिंग करी है, खासतौर पे शहरों में कम वोटिंग हुई, आप देखो, आप भिवानी शहर को लो, आप हिसार शहर, रोहतक शहर, करनाल शहर, गुड़गांव शहर, फरीदाबाद शहर, अंबाला शहर, हर जगह पोलिंग कम है। तो ये किसका गढ़ है? भारतीय जनता पार्टी। और खासतौर पर जो किसान बेल्ट है, जो किसान बेल्ट जिसमें सरकार के प्रति नाराजगी थी, उसकी पोलिंग 70% से ऊपर जा रही है। आप चाहे सरसा के गांव ले लो, आप अंबाला के गांव ले लो, आप भिवानी के गांव ले लो, आप सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव ले लो, सब में पोलिंग बढ़ी है। यानी कि जो विरोध का वोट था वो बढ़ा है एकदम से। जो सरकार के पक्ष का वोट था वो कम हुआ है, परंतु इतना कम नहीं हुआ कि वो ड्रास्टिकली गिर गया। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद रही उन लोगों में।
ठीक है, लेकिन अजय जी, अगर आपने ये कहा कि कुछ सीटें ऐसी हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो अब नेक टू नेक फाइट में आके खड़ी हो गई, या कम से कम ये दिख रहा है कि चुनाव अब दिलचस्प हो गया क्योंकि कोई कैंडिडेट खुल के नहीं कह रहा, तो कुछ सीटों का आपने क्या आकलन किया है जिस पर आपको लगता है कि यहां पर जो फाइट है बड़ी दिलचस्प है? आप हिसार के बाद आ जाओ भिवानी, भिवानी से आप चलोगे सोनीपत, सोनीपत के बाद आपकी फरीदाबाद, अंबाला, आपके कुरुक्षेत्र, ये सभी सीटें नेक टू नेक में फंसी हुई है। और कोई भी कैंडिडेट आपस में, आप ये देखना है, इनकी हार जीत 50,000 से नीचे की, और 50,000 से नीचे का मतलब है कि आप 2 से लेके 5% का स्विंग है। अगर कोई 2% तो वो जीत गया, 2% ज्यादा ले गया तो कम ले गया तो वो हार गया, 2 ज्यादा ले गया तो जीत गया वो। तो ये 6 सीटें तो कम से कम ऐसी हैं जो पूरी तरह फंसी हुई हैं। और आप सिर्फ 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें एज दिखाई देता है किसी ना किसी का। अब सरसा की सीट है, आप रोहतक की सीट है, करनाल की सीट है, गुड़गांव की सीट है, इनमें एज दिखाई देते हैं। परंतु इसमें भी ये नहीं कह सकते आप कि ये 2-2 लाख से जीत रहे हैं, इनमें भी मार्जिन कम रहेगा। तो ऑल ओवर हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, आप वोट शेयर है, वो कहीं ना कहीं गिरने से, एक तो वो वोटिंग कम होने से गिर गया, एक जो नाराजगी थी उससे कम गिरा। अब वो नाराज वोट पूरा का पूरा कांग्रेस को नहीं गया, क्योंकि वो कांग्रेस पे भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। चुनाव अब की बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में कम था, भाजपा के बीच में भी नहीं था। मोदी जी और एंटी मोदी जी, जिन लोगों ने मोदी जी को वोट देना था चाहे कोई कैंडिडेट भी आया, जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं देना था उन्होंने कांग्रेस में ये नहीं देखा कि कौन सा कैंडिडेट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, या कोई विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा, उन्होंने विरोध में वोट डाला, क्योंकि छिपे दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों के बीच में चुनाव आ गया था, तो इसलिए चुनाव नेक टू नेक आ गया और वोट परसेंटेज कम हो गई। और इसके मुद्दे, सबसे बड़ी बात है, मोदी सरकार, मोदी जी हैं तो मोदी जी की नीतियां थी, चाहे वो नौकरियों को लेकर थी, बेरोजगारी को लेकर। बहुत सारे कारण आपने बताए, थोड़ा सा और इसको मैं समझूंगा। मैं एक बार फिर से अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, चूंकि आपने जो बातें कही स्टार्टिंग में कि एक तो वोटिंग परसेंटेज का कम होना इन सारी चीजों को दर्शा रहा है कि जो वोटर है उसमें थोड़ी सी उदासीनता थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बात अभी अजय जी ने कही कि जो दिख भी रहा है, जो कमी दिख भी रही है, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई सीटों में बड़ा अंतर आपको नजर आए, या हार जीत में आपको ऐसा दिखे कि नहीं वो सीटें बहुत सारी परिवर्तित हो गई, मार्जिन जरूर घट सकता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस विश्लेषण को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा ही है, या कुछ सीटें आप देख पा रहे हैं क्लियरली अनिल जी, जो आपको लग रहा है कि नहीं फंस गई हैं, या क्लियर कट एज आपको वहां पर दिखने लगा? नहीं, कई सीटों पे क्लियर कट एज दिखने लग रहा है। जैसे हम अजय जी ने फरीदाबाद को छोड़ दिया, अगर हम 4 विधानसभाओं को लें, तीनों पलवल की विधानसभाएं और एक उसमें परथला और ऐड कर दें, ये जो है जाट बेल्ट है या शेड्यूल कास्ट बेल्ट है या मेयो बेल्ट है, उसमें शहर का जो पार्ट है वो काफी कम है। पलवल को थोड़ा सा हम इसमें मान लेते हैं कि थोड़ा शहरी कह सकते हैं। उसमें उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 65% से ज्यादा है, 68 है, 67 है। लेकिन जहीं हम बात करते हैं फरीदाबाद की शहरी सीटों की, बल्लभगढ़ की बात करते हैं हम 52% रह गया है, बड़खल की बात करते हैं 50% पे आ गया है। इसी तरह अगर हम पलवल की भी बात करें 70 होता था, 65% आ गया है। उसमें भी जो अगर डिफाइन कर दे शहरी और ग्रामीण, गांव का जो वोट परसेंट है वो 67 है, लेकिन शहर का कम है। तो मुझे लगता है कि फरीदाबाद में बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को होने वाला है। जो मेवात बेल्ट है, किसान बेल्ट है या गांव की बेल्ट है, उसमें वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ है, तो एज दिख सकता है। इसी तरह हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में जो मेवात की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज है, आदि सोना को भी हम काउंट कर सकते हैं, तावड़ू जो है वो प्योर मेयो बेल्ट है, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो अराउंड 68% है। जो मेन बीजेपी का गढ़ है गुड़गांव और बादशाहपुर, वहां एक में 54% है, एक में 50% है। तो लेकिन इसमें एक बड़ी बात हो रहा है कि जो बादशाहपुर है उसमें 4.5 लाख वोट है, गुड़गांव में भी 4 लाख वोट है। तो कहा यह जाता था कि मेवात की जितनी कमी रहेगी वो गुड़गांव में पूरी हो जाएगी, लेकिन अब की बार उसकी भरपाई के लिए कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। इसी तरह जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी अगर हम देखें तो रूरल में काफी अच्छा वोट पोल हुआ है, और उसका रीजन यही है कि कांग्रेस, जैसा अजय मल्होत्रा जी ने बताया कि वो मुकाबले में आ गई सारी सीटें। जो आज से जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट काफी लेट आए थे, कैंडिडेटों के आने के तुरंत बाद वो
एकदम से मुकाबले में चली गई। और अब जब से वोटिंग परसेंटेज देखा है तो मुझे लगता है कि बहुत नेक टू नेक फाइट है। और कुछ सीटों के ऊपर मैं कांग्रेस को स्पष्ट एज देता हूं, जिसमें सिरसा है, रोहतक है, उसमें फरीदाबाद भी शामिल है। और कुछ सीटों के बारे में कहा नहीं जा सकता, जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ है, वहां क्रॉस वोटिंग होती है। हालांकि कहा जाता है कि अहीर जो है वो जाट को कम वोट देता है, जाट जो है फिर भी अहीर को वोट दे देता है। दोनों जो कैंडिडेटों की और पार्टियों की जो चॉइस है बिल्कुल, वो लेकिन अनिल जी, एक चीज जो कांग्रेस को हमेशा हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा हमेशा परेशानी में डाल देती है और वो गुटबाजी हमेशा दिखती है, वो इस बार भी उसी तरह से खुल करके दिख रही थी। कैंडिडेट आपने जरूर दे दिया, जनता की नाराजगी मौजूदा सरकार से जरूर थी, लेकिन जब गुटबाजी होनी शुरू हो जाती है तो कार्यकर्ता के स्तर पर भी वो चीजें उस तरह से दिखती नहीं। कहीं ये चीज आपको नहीं लग रहा कि कहीं कांग्रेस को पुश बैक कर दें या फिर उसको कहीं नुकसान पहुंचा दें, जिस सीटों पर आप कह रहे हैं कि एज है कांग्रेस को, ये आपको क्लियर दिख रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा प्रभावित कोई दूसरा नेता जो है वो रोहतक को नहीं कर सकता है। इसी तरह करण दलाल जी थोड़े से नाराज थे शुरुआत में फरीदाबाद में, वो बाद में वापस आ गए। थोड़ी सी जो गुटबाजी का जो असर दिखता है वो थोड़ा सा भिवानी में दिखता है, क्योंकि तो साहब में वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है। और यहाँ जो है कुरुक्षेत्र सीट में तो गुटबाजी थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ही आम आदमी पार्टी का था। कांग्रेस ने मैं मानता हूं कि ये सीट भी हम एज जो है आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने खूब अच्छी मदद आम आदमी पार्टी की है, गुटबाजी यहाँ नहीं दिखी है। अंबाला जो है वो गुटबाजी से बाहर रहता है। में अभय चौटाला के आने से क्या आपको लगता है कि चीजें थोड़ा सा टफ फाइट में गई हैं? अभय चौटाला भी वहां से लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसा होता है, इसमें 25% जो वोट रहता है लोकदल का, वो ऐसा है वो कभी कांग्रेस को वोट करता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितना नुकसान लोकदल ने या बेसिंग ने कांग्रेस को किया, इसको कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उसको किया है, इतना ही इसको भी किया है। अगर ये नई चुनाव लड़ रहे होते तो नवीन जिंदल की भी वोटें बढ़ती। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा वोट लेता है, मुझे लगता है कि 1 लाख वोट मानते हैं हम इनके, 10,000 कम ज्यादा बस इतने ही वोट आएंगे। इसमें कंफर्टेबल पोजीशन में आम आदमी पार्टी हो सकती है। अगर इससे ज्यादा वोट बढ़े तो कंफर्टेबलनेस नहीं रहेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि कुछ सीटों पर ही अब की बार कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, आम लोग लड़ रहे थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके मन में था। और बीजेपी कहीं पिक्चर में थी नहीं, मोदी थे पिक्चर में। मोदी सरकार, मोदी 400 पार, सब कुछ जो था वो मोदी के चारों तरफ था। बीजेपी का तो बहुत कम इस्तेमाल किया खुद बीजेपी ने भी। और सारा जो खेल था, जैसे अजय जी ने बताया, यही था कि और वो मुद्दा आधारित नहीं हो पाया। जो मुद्दा आधारित था, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, अब फरीदाबाद की मैं बात करूं आपके सामने, हरियाणा के जाटों ने कहा कि फरीदाबाद के जाटों ने किसान आंदोलन में कम भाग लिया, पहलवान आंदोलन में कम भाग लिया। कई जो सार्वजनिक उन्होंने ठीक ठाक गुस्सा आपकी, अगर आप वहां का वोटिंग पैटर्न देखोगे एक गिनती के बाद में, मेरी बात आपको स्पष्ट दिखेगी कि सेम ऐसी बात थी। इसी तरह जो कैंडिडेट थे, अब सोनीपत में गुटबाजी का क्या असर होना है कांग्रेस की का? कोई गुटबाजी नहीं है, कैंडिडेट ऐसा आ गया कि जिसके कोई गुटबाजी बनती नहीं है। हाँ, बड़ी जो गुटबाजी है वो केवल भिवानी में मान सकता हूं कि भिवानी में कुछ असर हुआ है, वो भी तोशाम सीट के ऊपर दिखा है। और थोड़ा बहुत भिवानी सिटी में तो आप सिटी को काउंट कर सकते हैं, तो ज्यादा असर नहीं है। बाडड़ा में अच्छी वोटिंग हुई है, लोहारू में अच्छी वोटिंग हुई है, जो खाप का एरिया है उसमें खूब अच्छी वोटिंग हुई है। ठीक है निशा जी, क्या आपको लग रहा है कि एक तो जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या कुछ सीटों पर आपको लग रहा है कि जो सीटें हैं वो दिलचस्प हो गई हैं, कुछ सीट वाइज आपने एनालाइज किया? और दूसरा ये है गुटबाजी वाला जो एक फैक्टर है, जो कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव वे में चला जाता है और खासतौर से कांग्रेस के लिए ये चीजें बड़ा सेटबैक के तौर पर रहती हैं। क्या इस बार भी वो चीजें ग्राउंड पर आपको दिख रही थी? देखिए, जहां तक गुटबाजी की बात है, ये मतलब हमने एक मतदाता भी देख सकता है, बहुत अच्छी तरह से उसको भी पता चल रहा है कि गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर। लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी पार्टी को ये लगता है कि हम अपनी पार्टी के उसको जिताएं, उसके लिए आगे आते हैं। मतदाता भी कह लो या फिर पार्टी नेता भी कह लो, वो सभी ऐसा जोर लगाते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखने को, ऐसा इशारा मिल रहे हैं, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि गुटबाजी ने अपना असर दिखाया है, जैसे कि भिवानी में। ठीक है ना, इसका आंकलन हम ऐसे ही कर सकते हैं कि वहां वोट प्रतिशत बहुत 57% हुई है कुछ गांव, कुछ क्षेत्रों में। तो इस बहुत कम वोटिंग हुई है। तो
ऐसे ही और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा कि वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है, और उसका कारण हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्योंकि टिकटों के बंटवारे को लेकर कह लो, या गुटबाजी पहले से ही चली आ रही है उसको लेकर कह लो, तो ये गुटबाजी तो जग जाहिर है। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में भी गुटबाजी शुरू से ही चल रही थी। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, वहां पर बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन इतना अभी कहना मुश्किल है क्योंकि एक जिसको बोलते हैं लहर के अंदर भी चाहे वो वोटिंग कम हो, उसका फायदा या नुकसान किस पार्टी को होता है ये तो अच्छा निशा जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल मैं एक दो जो मैं बयानबाजियां देख रहा हूं वो बड़ी दिलचस्प हैं। भूपेंद्र हुड्डा से जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, यानी कि 9 सीटें जो कांग्रेस अपने कैंडिडेट के साथ लड़ रही है वो तो जीती ही रही है, गठबंधन वाली 10 सीटें हम जीतेंगे, और उपचुनाव पर भी कहते हैं कि नहीं हम ही जीतने वाले हैं, तो वो ये कहते हैं हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। आज सीएम साहब से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ क्लीन स्वीप तो वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्लीन स्वीप हो जाएगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप होने वाली है प्रदेश से। तो ये क्या आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप जैसी कोई स्थिति है, या इस बार क्लीन स्वीप नहीं होने वाला किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, हाँ किसी भी, मुझे ये लगता है जो आंकड़े बता रहे हैं, जो इशारे बता रहे हैं, जो मतदाता कह रहे हैं अंदर खाते, उससे मुझे नहीं लगता कि 10 की 10 सीटें सब किसी भी पार्टी को आएंगी। हाँ ये है कि कोई ज्यादा, एक दो कम, एक दो ज्यादा, ऐसे हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं, मेरा जो आंकलन है वो मुझे यही लगता है कि क्लीन स्वीप जैसे बीजेपी को हुआ था ऐसे इस बार नहीं होने वाला। मलकानिया जी, आपका स्टैंस क्या है इस पर? आपको लगता है कि क्लीन स्वीप जैसी स्थिति, यानी कि 2019 में जो 10 सीटें आपने जीत ली थी, क्या उसको वो बरकरार रख पाएगी, या कांग्रेस इस मजबूत स्थिति में आ गई है कि वो 10 की 10 सीटों को जीत लेगी? इस बार क्या क्लीन स्वीप जैसी स्थिति आपको दिख रही है कि हो पाएगी किसी पार्टी की? नहीं, इस बार ऐसा नहीं लगता है कि जिस प्रकार पिछली बार भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीती थी, परंतु इस बार भाजपा 10 की 10 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, और कांग्रेस भी 10 की 10 सीटें नहीं जीत पाएगी। ये बड़ा क्लियर है। कांग्रेस भी 3-4 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति जो है मजबूत है, और भाजपा की भी 5-6 सीटों पर स्थिति मजबूत है। चाहे मुख्यमंत्री सैनी साहब ने कहा कि हम 11 की 11 कम खिला रहे हैं, 10 की सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं, 1 विधानसभा की जीत रहे हैं, परंतु ये जो है चुनाव जो है इसमें लोगों में थोड़ी उदासीनता थी। लोगों को एक तरफ तो मोदी नजर आ रहा था, परंतु जो कैंडिडेट हैं उनके नाम पर वोट किसने डाला ये देखने वाली बात है। अधिकतर वोट जो भाजपा को पड़ा है वो मोदी के नाम पर पड़ा है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस में हरियाणा में जो वोट डाला है वहां हुड्डा का नाम जो है वो यूज हुआ। हुड्डा ने दूसरे गुट, शैलजा गुट, किरण चौधरी और सुरजेवाला गुट को जो डोमिनेट किया है। शैलजा की स्थिति थोड़ी अच्छी रही है और शैलजा ने अपनी सीट भी बरकरार रखी है। दूसरी तरफ किरण चौधरी जो अपनी बेटी को टिकट नहीं दिलवा पाई है। तो इसका असर जो आने वाले विधानसभा चुनावों में आएगा, और लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों का जो मार्जिन है इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी कितना जोर लाती है। इसमें मनोहर लाल और सैनी जी की दोनों की जो अग्नि परीक्षा होगी। अगर चुनाव परिणाम जो है बेहतर नहीं आते हैं तो इसका जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को कैसा बहुमत मिलता है। जो लोकसभा चुनावों में जितनी सीट ले जाएगा उसी प्रकार आगे विधानसभा में भी उनको टिकटें मिलेंगी। नहीं लेकिन मलकानिया साहब, ये जो 2 और पार्टियां हमको इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दिख रही हैं, एक तो भाई पॉलिटिकल पार्टी हैं तो सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, उस पर किसी को कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती इसीलिए कि भाई चुनाव जीतें, लेकिन ये दोनों पार्टियों के आने से क्या कुछ समीकरण बनता बिगड़ता, किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है?
देखो, हरियाणा में इंदू जो था वो क्षेत्रीय दल रहा है, क्षेत्रीय पार्टी रही है, और चौधरी देवीलाल के टाइम में बहुत बड़ी पार्टी रही। और भारतीय जनता पार्टी इसकी सहयोगी पार्टी, छोटे भाई के रूप में चुनाव लड़ती रही है। परंतु जब परिवार में बंटवारा हो गया, पार्टी में बंटवारा हो गया, तो उसका जो घाटा इस पार्टी को हुआ। और जेजेपी को एन लोकसभा चुनावों के समय भाजपा ने एकदम अपने से अलग कर दिया। पहले लगता था कि हो सकता है मिलकर चुनाव लड़े, और मिलकर चुनाव लड़ते, एक दो सीट दे देते तो थोड़ा बहुत इसका लाभ भाजपा को मिल सकता था। परंतु अब क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वो दबदबा कम हो गया, तो आपसी फूट के कारण आप पार्टी ने अपने आप को उभारना चाहा, परंतु क्षेत्रीय दल भी ना रहा, और वो राष्ट्रीय दल के रूप में आपको उभारना चाहती है। हरियाणा में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली में भी वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों को जो है, पंजाब में अकाली दल का भी वही हासिल हुआ है, वो भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ती थी, वहां भी भाजपा छोटे भाई के रूप में लड़ती थी। हरियाणा में इन लोगों के साथ में छोटे भाई के रूप में लड़ती थी। परंतु अब जो नेशनल पार्टियां हैं उनका दबदबा है, परंतु कांग्रेस का जो नेशनल स्टार है वो थोड़ा गिरा है, और उसका स्थान जो आप पार्टियां लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज अजय जी मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि जब हम लोगों ने 2019 का लोकसभा का चुनाव अजय जी देखा था, 10 सीटें यहां पर प्रदेश में जनता ने जिता दी, और उसके बाद जब ठीक 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो मैंडेट तक नहीं दिया, जबकि यहां 75 पार का नारा लगा रहे थे। तो लोकसभा और विधानसभा में हम लोग देखते हैं कि जनता बहुत अलग तरीके से वोट करती है। क्या वो जो फैक्टर जनता के जहन में था 2019 में, क्या आपको लग रहा है कि वो इस तरीके से डाइल्यूट हो गया होगा कि इस बार सीटों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि दोनों ही जगहों पर हम लोग देखते हैं जनता बहुत ही स्मार्टली वोट करती है। वो चीजें बदली हैं क्या ग्राउंड पे, अजय जी? देखो, उस समय 2019 के अंदर मोदी फैक्टर पे चुनाव लड़ा गया, और विधानसभा में मोदी फैक्टर आते आते डाइल्यूट हो गया था। अब की बार मोदी फैक्टर 2024 पे आते आते कुछ हद तक डाइल्यूट हुआ है। परंतु अब एक बात मैं साथ में जोड़ूंगा कि जो ये वोटिंग कम होने का एक कारण ये भी है कि इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा मोदी जी के नाम पे। इससे भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी। भाजपा का कार्यकर्ता मेरे को एक भी कैंडिडेट के साथ लोगों को ये कहते हुए नहीं मिला कि अब की बार वोट डालो। अब आप बूथों पे चले जाते हैं तो आपको कहीं पर भी भाजपा के कैंडिडेट वर्कर दिखाई नहीं दिए। पूरा चुनाव भाजपा और आरएसएस का कार्यकर्ता जो कि वोटिंग करवाता था ज्यादा, वो वोटिंग करवाने में अब की बार पीछे रहा। इसका एक तो ये कारण भी रहा वोटिंग कम होने का जो इनसे निराशा थी, इसके अलावा ये कारण भी रहा। इसके बाद अब रही बात स्वीप ना स्वीप की, ये इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने इंप्रूव किया है, और हरियाणा में अब वो स्थिति नहीं है। 4 या 5 सीटें कांग्रेस या भाजपा कोई भी जीतेगा, मुकाबला अच्छा है। ऐसे मुकाबले में सीटें जीती जाती हैं। 4 कांग्रेस भी जीत सकती है, भाजपा भी 4 पे आ सकती है, 5 पे भी आ सकती है। और वोटिंग कम का भाजपा को शहरी इलाकों में नुकसान हो रहा है। गुटबंदी की बात है, कांग्रेस में गुटबंदी थी, परंतु लोगों ने चुनाव अब की बार कांग्रेस के लिए नहीं लड़ा। लोगों ने लड़ा है मोदी जी के खिलाफ, जिन्होंने चुनाव लड़ा है या तो मोदी जी के पक्ष में या मोदी जी के खिलाफ में। और जो लोग गुटबंदी की बात है हरियाणा में कांग्रेस की, उससे ज्यादा गुटबंदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी। आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट, सिर्फ करनाल को छोड़ दो, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको गुटबंदी का शिकार ना होना पड़ा। हाँ, गुटबंदी में नेगेटिव गुटबंदी नहीं थी, जो इतनी थी कि पोलिंग नहीं करवाई उन्होंने। और कांग्रेस की जो गुटबंदी थी, लोगों ने कांग्रेस को तो वोट ही नहीं दे रहे थे, वो तो वोट ही मोदी जी के एंटी दे रहे थे। तो कांग्रेस के नेताओं ने जहां 2-3 जगह पे गुटबंदी करी, चाहे उसमें आपका भिवानी था, चाहे आपका सरसा था, चाहे आपका अंबाला था, परंतु उसका लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लोगों को पोलिंग हो रही थी मोदी जी और एंटी मोदी जी। तो उन्होंने जो वोट एंटी मोदी डालना था, उन्होंने ना तो अपने नेताओं की सुनी, उन्होंने अपने मन की सुनी ज्यादा। निशा जी, आपको भी यही लग रहा है कि कांग्रेस जो एफर्ट कर रही थी उससे कहीं ज्यादा एफर्ट ये था एंटी इनकम्बेंसी वाला, वो वोट जो कि नाराज था सत्ता पक्ष से, उसने जाकर के वोट कर दिया, और इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गई, और वर्कर भी बीजेपी का उस तरीके से उतना उत्साहित इस बार नहीं दिखा, इसलिए ये पोलिंग परसेंटेज कम है। निशा जी,
देखिए, मैंने तो पहले भी ये बात कही है, जब जब वोटिंग कम हुई है, वोट परसेंट कम हुई है, तो उसका यही अंदाजा लगाया जाता है कि वो सत्ता विरोधी सत्ता को बाहर करने के लिए वोट कम हुई है, वोट प्रतिशत कम होता है। यही शुरू से ही ये हमने जब से मैं ये पत्रकारिता में आई हूँ, जितने भी मैंने चुनाव देखे हैं, चुनाव की मैंने की है समीक्षा, तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ है कि जब जब वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो उसके पीछे यही कारण एक दिखाई दिया है कि वो सत्ता विरोध को लेकर ये वोट प्रतिशत, वो नाराजगी लोग अपनी जताते हैं वोट ना देकर, और उसका जो फायदा है दूसरी पार्टियों को होता ही होता है। जी अनिल जी, आपको भी यही लग रहा है? क्योंकि जो बात अजय जी ने कही कि एक तो वर्कर उस तरीके से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था, और दूसरा यह है कि जो चीजें 2019 में थी वो सारी 24 तक आते आते थोड़ी डाइल्यूट हो गई, और शायद इसलिए एक तो ये पोलिंग कम दिख रही है, और दूसरा ये कि उसका इफेक्ट अब इस तरीके से सीटों पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं अजय जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव मत पड़े थे, खासकर हरियाणा में। दूसरी स्टेटों में पड़े होंगे। चलिए अनिल जी, वाले ने कह दिया था कि मेरी वाइफ को दे दो, मैं तो टिकट लेना नहीं चाहता। रमेश कौशिक जी बड़े तारीफें कर रहे थे, कभी चौटाला जी की, कभी किसी की, मतलब। और यही कमोबेश हाल जो है सिरसा में इनके पास कैंडिडेट नहीं था। भिवानी वाला भी भूपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीक लग चुका था। सिरसा में कोई खास कैंडिडेट इनके भाग चुके थे। पुलवामा थी, 2 मुद्दों के ऊपर चुनाव था। पुलवामा बिल्कुल तत्कालिक मुद्दा था, पूर्णकालिक जो मुद्दा था वो जाट नॉन जाट था। इसमें मोदी का बहुत बड़ा फैक्टर 2019 में मैं नहीं मानता, 14 में था। दूसरी बात, जो बिल्कुल अजय जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि अब की बार आरएसएस और जो बीजेपी का काडर था उसने कोई भी पार्टिसिपेशन इलेक्शन में नहीं किया है। कैंडिडेट्स का भयंकर विरोध था, खासकर काम न करने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि खुलेआम खुद बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की सरकार के ऊपर, बीजेपी के सांसद के ऊपर, बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए थे। खुद जो सांसद अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने सरेआम कहा था कि भाई पैसे खा रखे हैं, जांच करवाओ। इधर से सारे के सारे पार्षदों ने फरीदाबाद में कहा था कि भाई जो सौंदर्यकरण के नाम पर 471 करोड़ रुपए आपने ले रखे हैं, हमारे वार्ड में तो कोई एक भी नहीं लगी है। जो 80-80 हजार के पौधे लगा रखे, कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी हो रखी थी कि बीजेपी का जो काडर था, आरएसएस था, वो अब की बार एक्टिव नहीं था। बड़ा रीजन ये था। दूसरी बात, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि इस बार का जो लोग हैं जितने भी हैं, चाहे वो हरियाणा में किसानों को मान लो आप, चाहे मोहम्मदन की बात मान लो, क्योंकि दो चीजों के ऊपर बीजेपी ने बहुत ज्यादा काम किया है। एक तो हर एक बिरादरी को इन्होंने जातियों में राजा और देवता की किताबें छपवा के पकड़ा दी है। दूसरी रही बात, हर बात इनकी मुसलमान से खत्म होती है, मुसलमान पे खत्म होती है। जहां मुसलमान संख्या में कम है वहां मैन कास्ट फैक्टर है। 4 पॉइंट मानता हूं मैं बीजेपी के। एक तो है नेशनलिज्म, दूसरा है हिंदुत्व, तीसरा है एंटी मैन कास्ट फैक्टर। हर स्टेट में एक जाति पकड़ रखी है जो मुख्य है, उसके विरोध की बात करते हैं। और तीसरा है नरेंद्र मोदी और उसका प्रचार, उसकी योजनाओं का प्रचार। तो मुझे लगता है कि अब की बार ये चीजें बहुत ज्यादा चल नहीं पाई। राम मंदिर का मुद्दा जो था वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। लोगों में खुशी है, मंदिर बन गया है, लेकिन आज युवा रोजगार की बात कर रहा है। 10 साल के बाद में महंगाई के ऊपर चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि मुद्दा आधारित भी वोटिंग हुई है, इसलिए लोगों में निराशा थी। बहुत कम वोटिंग हुआ है और मुझे लगता है ये सत्ता के खिलाफ जाएगा। मलकानिया जी, क्या आपको लग रहा है कि यही सारे फैक्टर्स हैं, या आप उसमें कुछ और भी चीजें देख पा रहे हैं? नहीं, देखो, लोगों में निराशा तो थी। जैसे कहते हैं ना खर्चे ना पर्ची, कुछ नहीं चला। परंतु जब चुनाव आयोग से इकट्ठे पैसे पकड़ गए, पर्चे लीक होते रहे, इस प्रकार की कई आंदोलन था। जाट आंदोलन, किसान आंदोलन जो रहा, उसका भी फैक्टर रहा लोगों के सामने। इसमें भाजपा के सामने सिर्फ मोदी का चेहरा सामने था, परंतु विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था। किसी पोस्टर में किसी नेता की फोटो नजर नहीं आ रही। तो एक तरफ मोदी था, एक तरफ विपक्ष था।
और इसलिए लोगों में निराशा थी। आपने अगर पोलिंग बूथों पर भी जाकर देखा होगा तो वहां कहीं बहुत सारे जगह तो इनके टेंट भी नहीं लगे थे, कैंप भी नहीं लगे थे और कार्यकर्ता भी नाराज थे। तो इसलिए जो लोग थे वो निराश थे। और जिससे किया जो भाजपा को इस बात का पहले पता चल रहा था कि मनोहर लाल सरकार के खिलाफ जो है लोगों में गुस्सा है, इसीलिए चुनावों से पहले उन्होंने मनोहर लाल जी को बदल दिया और सैनी जी को सामने लाए। उनको लगता था कि इससे लोगों में कुछ गुस्सा कम होगा, परंतु ये गुस्सा जो असली है, पिछली बार 70 पार का नारा देकर आपके सिर्फ 40 सीटों पर आके गए थे। इस बार देखना पड़ेगा कि कौन सा नारा देते हैं। इसमें 400 पार का नारा दिया है, ये केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए नारा है। 400 पार करना भाजपा के लिए अभी टेढ़ी कीड़ लग रही। पहले जब तक कांग्रेस खुलकर मैदान में नहीं थी, विपक्ष इकट्ठा ना था, तो लगता था कि भाजपा 400 पार ले जाए। परंतु जिस तरह आस्ता विपक्ष इकट्ठा हुआ है, कांग्रेस में हुड्डा जी ने अपने मर्जी से टिकटें दिलवाई और अच्छे उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे, उससे लगता है कि हरियाणा में भी कांटे की टक्कर हो गई और पूरे देश में जो 400 का नारा है वो इस बार फेल होने जा रहा है। ये इसमें संदेह नहीं कि भाजपा सरकार बना लेगी, परंतु जो 400 पार सीट का अंदाजा है वो बहुत कठिन लगता है। 400 पार करना मुश्किल लगता है। सरकार बनाना चाहे सरकार बना। जी, अनिल जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी अनिल जी बोलिए। चलिए, अनिल जी की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल चलिए, अब समय भी मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है, चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी राय हैं और विश्लेषण भी सबने अपनी अपनी तरह से किया है, लेकिन अब जनता के जहन में क्या था, जनता ने किस आधार पर वोट किया है, इसके लिए 4 तारीख का इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि इस बार 4 तारीख को जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है वो किसके पक्ष में आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।